हमने दुनिया का जब नजारा देखा, दोनों हाथ से इकट्ठे खड़ते हुए देखा, खाली हाथ जाने के लिए। हमने दुनिया का अजीब नजारा देखा, दोनों हाथ से इकट्ठे करते हुए खाली हाथ जाने के लिए। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में वो दो ही चीजें ढूंढता रहता है, नेम, फेम और पैसा। ये एक, चाहे वो बड़े से बड़ा साधु हो, महात्मा हो, पहुंचा हुआ आदमी हो, मनुष्य की प्रवृत्ति आज बड़ी अलग है, और इस शताब्दी में तो बिल्कुल ही। पर अगर आप ध्यान दें, ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सिर्फ एक का है। वो कौन है, कहाँ है जो, वो कौन है, कहाँ है जो सबको बनाता है, सबको मिटाता है, वो तो एक ही है। तो आज जिस विषय पे मुझसे कहा गया कि, या मैंने चूज किया रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इतना बड़ा शब्द हो गया कि इसके लिए 29-50 शब्दों का मिला करके केपीआई बन गया है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये बिजनेस मैनेजमेंट के गुरुओं ने पूरे एक जीवन को शब्दों में बांट करके उसको ऐसा बना दिया कि हर चीज नाप तोल में आ गई, कि हर चीज अकाउंटेबल हो। तो जब शब्द रेस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ सबसे पहले जुड़ा अकाउंटेबिलिटी, और उसी के साथ फिर आता चला गया कि जो सक्सेसफुल है, अकाउंटेबल है, वो सक्सेसफुल है, और जो नहीं अकाउंटेबल है वो फेल। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि टेररिस्ट लोग बोलते हैं कि वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। माँ बाप लोगों को, बहुतों को कहते सुनते होंगे अपने बच्चों से, बी रेस्पॉन्सिबल। बच्चे को कैसे रेस्पॉन्सिबल मानोगे? वो बच्चा है ना। बच्चा होना ही अपने आप में एक इस बात का उदाहरण है कि वो अभी जीवन के अडल्टहुड में नहीं है। पर हम सब लोग अपनी गलतियों से अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए चाहिए आपको? ये एक बहुत बड़ी वाइटल इशू है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जीवन जीने के लिए चाहिए, धन कमाने के लिए चाहिए, नाम और प्रसिद्धि के लिए चाहिए, या अपनी खुशी के लिए चाहिए। वाइटल इश्यूज हैं। जो लोग आज मेरे साथ 50, 60, 70 में हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब की नहीं है, उनके लिए समाज के लिए नहीं, उनके लिए सबसे पहले यह है कि हम इस पूरे समाज को खुशी से भर दें, अच्छा कर दें। पर हो क्या गया, धीरे धीरे गूगल गुरु, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग, इसने पूरे ह्यूमन माइंड को भी एक डेटा साइंस बना दिया। हर आदमी एक चलता फिरता डेटा है, उसका एक पास्ट है, उसकी एक थॉट है, वो उस डेटा से काम। कोई भी इनर चिंतन मंथन या इनर खुशी से काम नहीं करता। रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बात के लिए? क्या सिर्फ जाकर के जॉब करना रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसमें कुछ काम करके कुछ इंडस्ट्री को सक्सेस बना लेना रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या पैसा कमाना रेस्पॉन्सिबिलिटी है? या लास्ट में खुशी जीवन बिताना रेस्पॉन्सिबिलिटी? पर खुशी की भी परिभाषा अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो गई। आज मैं देखता कि बड़े बड़े लोग जो अपने ज्ञानी पुरुष हैं, वो खुशी भी टीवी में आने में देखते हैं, वो खुशी पैसा इकट्ठे करने में देखते हैं, वो खुशी अपने आप में नहीं देखते। उसका मूल कारण यह है कि मनुष्य ने अपने पांचों ऑर्गन को अपने से दूर किया हुआ है। उसका एक बेसिक मूल कारण। इसीलिए सबसे पहले जब मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता, देन आई टॉक ऑफ responsibility towards self, because it is your body, it is your life, you are a spirit, you are spiritual. Because you have a spirit, so you are spiritual. Body is not spiritual. बॉडी तो 5 तत्वों से बनी है। आप स्पिरिचुअल इसलिए हैं कि आपके अंदर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, आप एक जर्नी में हैं। उसको खुश कर पाएंगे तो अच्छा है, उसको नहीं खुश कर पाएंगे तो बाकी सब बेकार है। जैसा कि मैंने कहा, हमने दुनिया का अजीब नजारा देखा, लोगों को दोनों से हाथ इकट्ठे करते देखा, खाली हाथ जाने के लिए। तो अगर खुशी ढूंढ रहे, अगर पैसे से सबको खुशी मिलती, तो बहुत सारे लोग जो मैं टीवी पे देखता हूँ जिनके पास 350 करोड़
रुपए बिस्तरों में लगे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग आज जेल में हैं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े साधु महात्मा भी जेल में। इस देश का भाग्य कितना अच्छा है कि उसकी जेलों में भी साधु महात्मा रहते हैं। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में सोचना चाहिए? समाज का एक व्यक्ति, एक यूनिट, एक व्यक्ति है, और इन सब व्यक्तियों से मिलकर सोसाइटी, समाज, देश बनता है। उसकी खुशी अगर आने लगी तो समाज, परिवार में खुशी होगी, सोसाइटी में खुशी होगी, देश में खुशी होगी। तो मैं एक डेटा इकट्ठा करके, सारा डेटा इकट्ठा करता, लोग सोचने लगते हैं कि मेरे पास 7 जनरेशन को कैसा हो। आप तो जी नहीं पाए, क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क में कोई गेटकीपर नहीं लगा रखा। आपने कोई ये बात नहीं लगा रखी कि मेरे 10,000 थॉट्स जो मेरे दिमाग में रोज आते हैं पास्ट के, वो मेरे बेकार थॉट्स हैं, वो तो हिस्ट्री हो चुके हैं। उन थॉट्स को मैं अपने गेटकीपर से रोक लूं। मैंने इतनी परेशानियां देखी, आदमी सारे दिन इन्हीं चिंतनों में रह करके खुश नहीं होता। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे थॉट्स की होनी, क्योंकि मेरे थॉट्स ही मेरे एक्शन और बिहेवियर को गवर्न करें। मेरा मन, मेरा चिंतन, मेरी सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी इनर थॉट, इनर कॉन्शियसनेस, इनर थिंकिंग में लानी। अगर वही सही नहीं रहेंगे तो मेरे एक्शंस कभी भी सही नहीं हो सकते। उसका मूल कारण जो मैंने एक फिल्म से सीखा, कमला हसन की फिल्म थी, यथा मनसा तथा बुद्धि, यथा बुद्धि तथा कर्म, यथा कर्म तथा संस्कार। भविष्य के संस्कारों का जन्म मनुष्य के मानसिक सोच से उत्पन्न होता है। कोई भी डेवलपमेंट कह लो, सोच ले लो, अच्छा बुरा ले लो, तो अगर हमारे मेंटल थॉट्स, इनर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। मैं मॉडर्न सिस्टम में नहीं जाऊंगा, KRA और KPIs में, इंडस्ट्रीज में नहीं जाना चाहूंगा। हमारे पास अब जब थॉट्स होते हैं तो हम अपने सक्सेस को अपनी बॉडी और अपने माइंड से जोड़ने लगते हैं। यार मैं यहाँ फेल हो, फेल आप काम में हुए, जिंदगी में नहीं। वो काम, एक काम आपको दिया गया था, आपने किया, अपनी खुशी से किया, अपने थॉट्स। पर लोग उसमें अक्सर, हम सब लोग क्या करते हैं, एक ब्लेम गेम भी शुरू करते हैं कि साहब वो सिचुएशन ठीक नहीं थी, या मेरा बेटा ठीक नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं जिंदगी। थॉट्स तो आपके सही नहीं है, बेटे का क्या है? हम छोटे छोटे बच्चों को समाज में ब्लेम करते, मैंने देखा है 10 साल के बच्चे को, तो बेकार है, पढ़ता लिखता नहीं है। ये हमारे बेसिकली हमारी मेंटल बैंक्रप्सी का प्रतीक बनता जा रहा है। तो सबसे पहले अपने लाइफ को ब्लेम गेम से अलग करें, अपने थॉट्स को ब्लेम गेम से अलग करें, अपने थॉट्स को कंप्लेनिंग गेम से अलग करें। जब तक हम इस कंप्लेन, ब्लेम गेम, पास्ट के ब्लेम गेम, कंप्लेंट्स में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम रेस्पॉन्सिबल अपने लिए नहीं हो सकते। हम उलझे हुए विचारों के एक प्रतीक बन जाते हैं, क्योंकि हम एक ब्लेम गेम में हैं, हम एक कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि ऐसा हो गया, मुझे ये करना पड़ा, मेरे साथ बुरा हो गया। Have a detached view of the situation. You are gifted. You have a mind. You have a body. You have a spirit. तो अगर आप उस चीज को अपनी ओनरशिप ना करके एक दृष्टा की दृष्टि से देखेंगे कि आप खुद भी उस चीज को देख रहे हैं, आप उसके पार्टी नहीं है। आपके जीवन में जो होता आया है, जो होता जा रहा है, आप उसमें एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं अपने थॉट से, अपने माइंड से, पर आप भी एक दृष्टा ही हैं। उसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल अपने ज्योतिष में अक्सर देता रहता हूं। किसी ने अपनी माँ को नहीं चुना, और अगर माँ को नहीं चुना तो माँ ने जिससे शादी, वो ऑटोमेटिक बाप बन जाता है। इसका मतलब आप दृष्टा हैं, आपने इनहेरिट नहीं किया कुछ भी, आप आए कुछ संस्कारों से, आए कुछ कर्म से। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पर्सनल से जोड़ें, कहीं भी किसी भी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी को कि मेरा था, वो भी गलत है।
मेरा क्या है आपका? आप एक जॉब करने लिखते हैं, उसमें अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसमें एक टीम है, उसमें एक सिस्टम है, उसमें एक प्रोसेस है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हर एक को याद रखनी चाहिए कि जिंदगी का मेजर पर्पस यू वर्क टू लिव और यू लिव टू वर्क। दो इश्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो पैसा कमाने की होड़ में या ज्यादा कमाने की होड़ में भूल जाते हैं कि जिंदगी जीना एक अलग चीज है, काम करना अलग चीज है, और काम किया जाता है जिंदगी जीने के लिए। ये जो वेस्टर्न सिस्टम इंडिया में धीरे धीरे आता चला गया, जिसने इंडिया के कई चीजों को खराब कर दिया, आज देश उसी चीजों पे वापस जा रहा है कि नहीं, कि स्किल इंडिया। पहले, मैं विद ड्यू अपॉलॉजीज, एक नाई का बच्चा नाई होता था, वो स्किल्ड होता था, वो पैसे कमा लेता था, उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती थी। एक स्कूटर के मैकेनिक का बच्चा स्कूटर ठीक कर लेता है, उसको नहीं पता होगा गियर बॉक्स कैसे काम करता है, पर वो ठीक कर लेता है। इस वेस्टर्न सिस्टम के केपीआई और केआरए सिस्टम ने देश में जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है। भारत की कई चीजें ऐसी थी, विद्याएं ऐसी थी जो आदमी को काम में थी। प्रेस करने वाला प्रेस करा के बच्चे कमा ले। आज वही स्किल इंडिया में बी वॉक शुरू हो गया, वही स्किल इंडिया बहुत सारे सर्टिफिकेट शुरू हो गए। अब बात सब करते हैं कि आदमी स्किल्ड होना है, स्कूटर कैसे ठीक करना, ये सब सिखाया जाए। एक वेस्टर्न सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमें कल्चरल हेरिटेज भी नहीं मिली। कल्चरल हेरिटेज क्या है? संस्कार कैसे हैं आज? अगर आप समाज को देखें, आज संस्कार में रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा। संस्कार कैसे हैं आज? कितने लोग प्रोफेसरों के पैर छूने चाहेंगे? कितने लोग वाइस चांसलरों के पैर छूने चाहेंगे? कितने लोग गुरुओं के पैर छूने? कुछ हद तक तो शायद वो लायक नहीं बचे हैं, पर एक तरफ पार्षद के सारे लोग पैर छूना चाहते हैं। तो समाज का ढांचा, संस्कार बदल गए, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलती जा। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तो शास्त्रों में लिखी हुई। कैसी लिखी हुई? पितृदोष। आमतौर पे मेरे साथी लोग भी समझेंगे कि पितृदोष 3 जन्मों का होता है, जो आपकी हॉरोस्कोप में दिखता है। पर आपने कभी देखा है, और हम सब लोग बुजुर्ग हैं, कि जो लोग 60-70 के हैं, वो हम अपने बेटे से ज्यादा नाती पोतों को प्यार करते हैं, थर्ड जनरेशन, और उससे भी अगली जनरेशन। तो हमारी जिम्मेदारी 3 पिछले जन्म की और 3 अगले जन्म की होती है। 6 जन्मों का पितृदोष होता है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, वो पितृदोष के भागी बनते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप, दादा दादी, उनकी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, तो वो पितृदोष के भागी। तो ये हमारे कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन में, इसके लिए कोई केपीआई या केआरए की जरूरत नहीं है डिफाइनिंग, जो जिसके मापदंड बड़े क्लियर दिए गए हैं कि विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है कि इसमें कितने पॉइंट दिए जाएंगे, विजन का कैसे हमने अचीव किया, मैनेजमेंट कैसा था ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का। क्योंकि इंडस्ट्रीज का मेजर पर्पस हो गया है प्रॉफिट का। सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समाज के प्रति जिम्मेदारियां नहीं रही। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट। खाली क्लासरूम की पढ़ाई की बात नहीं, वो म्यूजिक भी सीखेगा, वो कुछ और भी सीखेगा। तो सी चेंज अब आया है इस देश में, कुछ सी चेंजेस कल्चर और हेरिटेज पे दिखने लगे। नहीं तो पहले ये था कि वेस्ट की परंपरा ले लो, पूरी यहाँ पूरी कर दो, सोसाइटी का क्या होता है किसी को पता। आज भी इस देश में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिन्होंने बिजनेस कर करके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो सोसाइटी का तो मॉरल और सोशल डिटोरिएशन दोनों मौजूद है। उसका कारण हमारा अपना सिस्टम है। सिस्टम में हमने कभी नहीं सोचा कि बी योरसेल्फ, आप जो हो वो करो जो आपको खुशी देता है। जैसे बीच में मैं अपना ही एग्जांपल ले सकता, कोरोना टाइम में 1.5-2 साल मैंने जॉब छोड़ दिया।
मैं 25 कैट्स को खिलाता था, मोरों को खिलाता था, जो आ जाए पक्षियों को खिलाता था, मुझे खुशी होती। आई बिकेम हेल्दी, मेंटली आई बिकेम हेल्दी, फिजिकली आई बिकेम हेल्दी। तो इसका मतलब इनर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू चूज। इनर रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई शब्द नहीं है। इनर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, और खुश तभी रख सकते हो अपने आप को जो आप अच्छा लगता है वो। मैं आज अगर दोबारा जॉब करने आया हूं तो इसलिए आया हूं कि मुझे समाज को कुछ देना है, इसलिए मुझे कुछ ठीक था, शरीर ठीक था, इसलिए दोबारा वापस आ गया। तो चूंकि मुझे ये खुशी लग रही है इसलिए मैं करने आया। अब मैं भविष्य की हम कल्पनाओं में डूब गया। इसके बाद मैं ये करूंगा, मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मुझे अपने लड़के को अमेरिका भेजना है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी किसी ने सोचा ये ब्रह्मांड जिसमें हजारों ब्रह्मांड है, तारे हैं, हीलियम गैस है, जुपिटर है, जाने क्या क्या है। आदमी तो जो जो मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट 239 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, उसकी कल्पना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 239 बिलियन लाइट ईयर्स है। भविष्य के हम प्लानिंग में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ढूंढते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक पल में जाना है, एक पल में जाएगा, जीने वाले सोच ले वही वक्त है, कर ले पूरी। ये दो लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी। एक पल में जाना है, एक पल में जाएगा। तो जिंदगी को जीने का नजरिया रेस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छी बात है, पर खुशी से अपनी खुशी अपनी जिंदगी को दे करके अगर आप जी सकते हैं तो आप सक्सेसफुल। मैंने बहुत लोगों को बहुत बिछड़ते हुए देखा, क्योंकि उनकी सूक्ष्म, चूंकि ये हमारा सेंटर ज्यादातर इनर इंजीनियरिंग पर है, उनका सूक्ष्म खुश नहीं। जो हमारा तीसरे चौथे पांचवें शरीर है वो खुश नहीं है। हमारे चेहरे पर हैप्पीनेस नहीं है, हमारे चेहरे पर हर वक्त कोई ऐसे बादल रहते हैं जब हम खुश नहीं, क्योंकि हमने अपनी सूक्ष्म शरीर को स्वतंत्र नहीं किया। सूक्ष्म शरीर को भी हमने जकड़ा हुआ है उन बंधनों में जो बंधन नहीं। कैसे बंधन है? वो बंधन हमारी पास्ट अपब्रिंगिंग थॉट्स से आते हैं। तो उनसे विचारों से हमें मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के लिए पिछली बार जब मैंने बात की थी तो यही कहा था कि एक तो गेट कीपर रखो 50,000 थॉट्स जो आ रहे हैं, और दूसरा एक डिलीट बटन। आप मुक्त तभी हो सकते हो जब गेट कीपर है आपके कानों में, आपकी आंखों में, आपके दिमाग में गेट कीपर लगे हुए हैं। नहीं, ये मुझे नहीं सुनना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी नहीं। उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, अब आप चिंता में आ गए, मेरे पास व्यर्थ की बात है ना। मुझसे अभी कोई पूछता है कि आप, मैं खुश हूं, ईश्वर ने जो दिया वही संभाले। तो मैंने अपने आप को मुक्त करने की कुछ हद तक कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा मैं मुक्त हूं। इनर जो गेट कीपर्स हैं उनको जागृत करें, इनर थॉट्स को जागृत करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए। आपका चिंतन मनन न भविष्य में रहना, न पास्ट में रहना। जीवन यापन के लिए सब लोग जॉब करते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स डालते हैं, प्रोसेसेस डालते हैं, पर मैंने अक्सर ये देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे फेल होते हैं, क्योंकि उस पर बहुत जो ऊपर बैठे व्यक्ति हैं वो स्पिरिचुअली कॉन्शियस नहीं, वो समाज का, लोगों का भला करने में विश्वास नहीं करते। वो बांट देते हैं सबको काम कि ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सीनियर मोस्ट आदमी की अकाउंटेबिलिटी है। ये सिस्टम डाला हुआ है मैनेजमेंट। पर अगर लोग जो बैठे हुए उस जगह पर वो स्वच्छ नहीं है मानसिक रूप से, तो ऑर्गेनाइजेशंस फेल होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फेल होते हैं। आप देखिए समाज में इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ, निरमा, बहुत बड़ा हो गया था, सर्फ कंपनी को मात देता था, पर वक्त के साथ निरमा फेल हो गया।
बहुत बड़ा डिटर्जेंट इंडस्ट्री का 29,000 मिलियन टन्स का उनका प्रोडक्शन। बजाज का चेतक और बजाज इंडस्ट्रीज भी कुछ हद तक फेल हुई। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अगर लोगों की अपने लिए, समाज के लिए नहीं है तो सोसाइटी का भला नहीं होगा। आज भी सोसाइटी इस मोड़ पे खड़ी है। वो स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम मॉडर्न मैनेजमेंट, एमबीए डिग्री, एमबीए विथ केपीआई, एमबीए विथ केआरएस, विथ डिफाइंड गोल्स एंड विजन एंड मिशन, उसमें ओरिएंटेड हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ हद तक ये नई एजुकेशन पॉलिसी में अच्छी चीजें डाली हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट, ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट, ह्यूमन हैप्पीनेस का डेवलपमेंट, कि आप म्यूजिक भी कर सकते हो। पहला डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो मेरा सोच, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। ऑल ऑफ यू प्लीज लिव इन द प्रेजेंट, नेवर लिव इन द पास्ट, नेवर लिव इन द फ्यूचर। देयर इज नेवर ए पास्ट, देयर इज नेवर ए फ्यूचर। कीप ए गेटकीपर अलाइव। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। तीसरी चीज जो याद रखिए, यू हैव द पावर टू चूज। यू हैव ए माइंड, यू हैव ए इमोशन, you have an intelligent, sharp mind. You should be able to discern. That means power to choose. आपको फ्रीडम तो तभी है जब पावर टू चूज है, कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। आप दूसरों से मत डिक्टेट होइए और दूसरों को ब्लेम भी मत कीजिए, यार उसने मुझसे गाली दी इसलिए मैंने उसको गाली दी ना। You have the power to choose. उसने गाली दे गया, you have the power to choose not to abuse him, not to insult him, not to disrespect him. हमारी फ्रीडम तो तभी है। हमने उस पावर टू चूज को एक्सरसाइज अपने माइंड में कभी नहीं किया है। हम हर वक्त सर्कमस्टांसेस, प्लेस, सिचुएशंस पे चले जाते हैं और उनको फिर कई बार फेस नहीं कर पाते। एबिलिटी टू डिसर्न, एबिलिटी टू चूज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ ह्यूमन सोल। मैं इससे ज्यादा आज आप लोगों को बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं अगर केपीआई और केआरए में चला गया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी हूँ, काम ऐसी जगह करता हूँ जहां मुझे प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है। पर प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है कि आप सारा सिर्फ पैसे से तोलें। प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब नहीं। प्रोफेशनल ये है कि यू आर ए गिवर टू पीपल, यू आर ए गिवर टू सोसाइटी, यू आर ए पर्सन who does everything in a right manner, in a righteous manner. आज पतन का, जिसे आप देखें, मैं चूंकि एजुकेशन सिस्टम से हूं, देश में 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई और जो 50,000-20,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वो सब बंद हो गए, जो एक साथ मशरू में हुए, क्योंकि उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं था। दे राइट पावर टू गिव टू पीपल, लोगों का भला करने की पावर नहीं। तो प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब नहीं कि आप सिस्टम्स डाल दें कि 9 बजे आओगे 5 बजे जाओगे, वहां तक ठीक है। पर अगर लोग काम करके एक सिस्टम में खुश नहीं रह पाए तो वो सोसाइटी भी सस्टेन नहीं कर पाते, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन टच, ह्यूमन स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना कोई सिस्टम नहीं टर्न कर पाते। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में आज डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, केपीआईज हैं, कि विजन डिफाइन किया, मिशन डिफाइन किए, उतने सबके हमने पॉइंट्स अलॉट कर दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट कर दिए, वो काफी नहीं है। बेस्ट इज हैव टू हैव द इनर इंजीनियरिंग, इनर थॉट्स, इनर प्रोसेसेस एंड गेट आउट ऑफ क्लचेस ऑफ डेटा। हम और आप सब, कोई भी व्यक्ति डेटा की क्लचेस में फंसा हुआ है, और जब तक इसे फंसा रहेगा वो फ्रीडम नहीं होगी और फ्रीडम टू चूज नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज जी, आपने बहुत अच्छे से अपने विषय को डिफाइन किया। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि जो भी साथी कोई प्रश्न करना चाहता है वो हैंड रेज कर सकते हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं सर के सामने। जी, मित्र दोष के बारे में जो आपकी वैदिक व्याख्या है, इसको थोड़ा सा होगा।
देखिए, पितृदोष पत्रिका जब आप देखते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और 7 जनरेशन का पितृदोष होता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि हमने अपने पितरों को, पितरीज को ख्याल नहीं किया, इसलिए वो ब्रह्मांड में कहीं भटक रहे हैं, और पितरीज का हम ख्याल नहीं किया तो हम उनकी सेवा करें। पर आज का जमाना कुछ हद तक अच्छा हो गया है कि वो पितरीज की सेवा नहीं करता, वो भविष्य की जनरेशन की भी सेवा करता है। 3 जनरेशन आगे और कम से कम 3 जनरेशन पीछे, और खुद अपनी जनरेशन 7 की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि आप एक जो बॉडी पाते हैं अपने शरीर, जिस शरीर से आप पूरी दुनिया जी रहे हैं, वो आपके पितरों की दी, उसके अंदर के जीन संस्कार आपको उनसे आए हैं। और वो पितृ आपके, जैसे जब हम कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या, तो वो पितृलोक से पृथ्वी के करीब आते हैं, तभी तो हम उनको अर्पण करते हैं। उस वक्त ही हम लोग सर्व पितृ अमावस्या करते हैं, क्योंकि हमारी पितरीज हमारे पास आते हैं और सबसे क्लोजेस्ट होते हैं। इसीलिए ये हर एक को ख्याल रखना चाहिए कि हर साल अपने पितरीज का ध्यान करें। आपकी बॉडी आपके पास व्यर्थ नहीं है, आपके पास ऐसे ही बॉडी नहीं मिली है, किसी ने आपको गिफ्ट की है। तो 7 जनरेशन का हमेशा ख्याल रखें तो आप खुश रहें। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मेरा ये थॉट है, मैं अलग हिसाब से चीजों को सोचता कभी कभी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जमुना प्रसाद, गुरु डॉक्टर जमुना प्रसाद मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा विश्लेषण किया है आदरणीय ने। और जो कुल रीति है, जो जिस कुल में जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, तो वहां के अपने कर्तव्य निभाना पितृ ऋण से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय यही है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जैसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली के प्रति भी होती है, और जब हम ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जरूरी लगता है, तो हम किसको प्रीफरेंस दें? आप वहां पे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जी 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 जी, देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि ओनरशिप का कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए, कि आप कुछ कर रहे हैं, जो घर में जो भी परिवार सदस्य है और जो किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, मैं दूसरे एंगल से आपसे बात कर रहा, उस एंगल पे बात पे आऊंगा। वो प्रकृति कर रही है, किसी को अच्छा मिल रहा है वो भी प्रकृति कर रही है, किसी को बुरा मिल रहा है वो भी प्रकृति कर रही है, उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने परिवार की है, पर परिवार को जीने के लिए आपको अगर कमाने जाना पड़ता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसी में मैच लाना पड़ता है। वहीं बैलेंस रखना पड़ता है माइंड का। एक्चुअली डिसबैलेंस तो आप माइंड के लेवल पे होते हो, फिजिकल लेवल पे नहीं होते हो। आप कन्फ्लिक्ट में और कन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, इनर कन्फ्लिक्ट में आने लगते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस नहीं हो कि ये घर परिवार बच्चे जो हैं ये आपके अपने हैं। नहीं सर, वो तो अपने हैं, पर जो हमें सैलरी मिल रही है वो भी तो हमारी अपनी है। नहीं, जो आपको सैलरी मिलती है काम करने के लिए, बिल्कुल जाना चाहिए, वो जरूरी है, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार को डिसरेस्पॉन्सिबल। जी, मैंने कहा ना, नौकरी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली, फिर जॉब। आप फर्स्ट प्रेफरेंस जिंदगी है मैडम। आई लिव टू वर्क और आई वर्क टू लिव, फंडामेंटल पॉइंट है। मैं पैसा कमाता जीने के लिए, ना कि जिंदगी में काम करने के लिए। मैं कुत्तों को जाकर रोटी खिला देता उस पैसे से, पर मैं जीने के लिए करता जो भी। यस, वो नहीं होगा तो मुझे नौकरी की भी जरूरत नहीं। थैंक यू आदर्श जी। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। राहुल मिश्रा जी।
यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे सर कर्म करते हैं उसके अनुसार परिणाम भुगतना पड़ते हैं, या ऐसा ऐसा बोलते हैं हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी ये सब लिखा हुआ है। तो सर बट लेकिन प्रैक्टिकली सर हम ये ऑब्जर्व करते हैं हमारे सोसाइटी में या जहाँ हम आसपास, तो इसमें मुझे कुछ एक रिसेम्बल, मतलब वो चीज मैच नहीं करती सर। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कर्म उनके बहुत नोबल कर्म होते हैं, बहुत इथिकली अच्छे होते हैं, बट लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में हमेशा एक सफरिंग बनी रहती है। वो चीजों को ज्यादा सफर करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनके कर्म अपन उतना आइडियली नहीं मानते, लेकिन तब भी उनके लाइफ में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। तो ऐसा मतलब इतना देखिए, मैं नाम ना लेते हुए आपसे कहूंगा, बड़े बड़े महात्मा पहुंचे हुए लोग यस सर, जेल में हैं इस देश में। आज Yes, जेलें sir. भरी हुई ना। यस सर, यस सर। इंडिया इतना प्राउड है कि उसके बहुत सारे महात्मा जेल में। तो वो क्या उनके कर्मों का फल नहीं? क्या बहुत सारे नेताओं आज जेल में वो उनके कर्मों का फल नहीं? क्या रियल एस्टेट के लोग, बहुत सारे अमीर लोग जिन पे लाखों करोड़ों रुपए उन जेल में नहीं? देखिए, जिस चीज को आप कर्म या डेस्टिनी कह रहे हैं वो एक शेयर है। इस जन्म में आपको सर्टेन डेस्टिनी मिला है। आप 100 जन्मों में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो Yes, sir. अगर धृतराष्ट्र के कहा जो जाता है कि उसके 100 पुत्र मर गए क्योंकि उसने उस पेड़ पे आग लगा दी थी जिसपे 100 चिड़ियाएं बैठी हुई थी। यस सर। ठीक है ना? तो किस जन्म में जाके फल मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता। यस सर, यस सर। You are going to move away from this world with certain karmas destined in your soul, और वो कब फ्रक्टिफाइज होंगे और किस जगह होंगे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। sir. ब्रह्मा Yes, के अलावा कोई नहीं जानता। आज मेरे 3 लोग हैं जो मेरी वाइफ के साइड से हैं, तीनों अब्रॉड हैं। मैं उनको बोलता हूँ वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग। उनका Yes, sir. आए यहाँ पर कुछ पूरी जिंदगी वो बाहर है, सिर्फ मेरी वाइफ यहाँ रहती है इंडिया में। और अगर मैं उनकी हॉरोस्कोप देखूं तो मैं ABCD से कह सकता ये लोग इंडिया में कभी नहीं रह सकते। मुझे मतलब एक किसी प्रिलिमिनरी ज्योतिषी को भी दिखा देंगे, वो भी कह देगा ये लोग इंडिया कभी नहीं रहे। तो जो कर्म जिसको आप कह रहे हैं, कुछ लोग अच्छी मेहनत करके भी दुखी हैं, आपको लगता है वो दुखी हैं, शायद वो दुखी है कि नहीं वो पता नहीं। मुझे देख के कोई सोचेगा ये आदमी मैं जब नौकरी नहीं करता था तब इससे ज्यादा खुश था, क्योंकि मैं बिल्लियों को दूध पिला देता था, मोरों को दूध दाना डाल देता था। मैं इस जॉब से ज्यादा वहां खुश था। मुझे आंतरिक खुशी होती थी क्योंकि मैं उस वक्त अपने जीवन में ऑनेस्ट था। तो डोंट मिक्स शेयर ऑफ डेस्टिनी विद वन लाइफ। यू आर हैविंग ए डेस्टिनी विच इज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स, और इस जन्म में कुछ मिला है। और हर आदमी को अगर सच्चाई आप मुझसे पूछो, nobody has a greater happiness and nobody has a less happiness। हर एक के कारण अलग हैं। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहूंगा, वो प्रधानमंत्री हैं पर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी अगर आप देखें तो पूरी नहीं। वो खुश हैं कि नहीं ये आप नहीं बता सकते। ठीक बोला मैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो अब आप बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं पर व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ जो है, क्या वो खुश हैं? इसकी डेफिनेशन आप पर नहीं होगी, मुझ पर नहीं होगी। यस सर। किसी पर नहीं होगी। मैं उन पर रिमार्क करने में सक्षम नहीं हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय। यस सर। तो एक सर जैसे श्लोक है हमारे गीता में सर की, कर्मण्य बाधिक्रास्ते मा फलेषु कदाचन। इट मींस हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने काम या उसको चेंज नहीं करना चाहिए, जो भी इथिकली सही है और जो एक ऑनेस्टली या लॉयलिटी सर आपकी मैरिज है, आपकी मैरिज अरेंज मैरिज है लव मैरिज? नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ सर अभी। मुझे पता था। इसीलिए मैं पूछ रहा। देखिए, मैंने जब एक श्लोक पढ़ा, फिल्म थी शंकराभरण सागर संगमम, उसका श्लोक था कमला सा। हमारे सारे भविष्य के एक्शंस का तो जन्म हमारे वर्तमान थॉट से ही हो रहा है। यस सर। आप जैसा सोच लेंगे, बुरा सोचेंगे तो आप उन्हीं लोगों की कंपनी में रहेंगे, वैसे ही बुरा करने लगेंगे।
तो भविष्य का जन्म तो हमारे मेंटल थॉट से ही होता है। कर्म हमारे कर्म प्रधान नहीं है, थॉट्स प्रधान है। हम कुछ लेकर भी आए ठीक है, पर भविष्य का जन्म तो हमारे हाथों में निर्माण। यस सर। जो लोग देश बनाना चाहते हैं वो देश बनाएंगे, जो मिटाना चाहते हैं वो मिटाएंगे। यस सर। ये तो बेसिक फर्क है ना लोगों में। दुनिया में तहस नहस है, मिटाने वाले लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानसिक थॉट अलग है। यस सर। आपकी चलो मैं हॉरोस्कोप जरूर देखूंगा, आप अनमैरिड हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये एक कमल किशोर जी ने भी एक प्रश्न कर रखा है। वो कहते हैं जो लोग जिम्मेदार समझदार हैं वो जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको बार बार जिम्मेदारी मिलती है, तो इसको कैसे निपटा जाए? कमल जी का ये प्रश्न था चैट बॉक्स पर। सर समझदारी की परिभाषा क्या है? समझदारी की परिभाषा तो एक डेटा है। आप समझदार हैं, मैंने पीएचडी कर रखी है तो मैं बायोकेमिस्ट्री में समझदार हूँ, तो समाज के प्रति मेरे पास समझदारी क्या है? कुछ नहीं। जिन लोग जिम्मेदारी लेते रहते हैं वो समझदार मान लिए जाते हैं, पर वही लोग बाद में उस संस्था को डुबो भी देते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस देश में बहुत कुछ बड़े बड़े लोग जो नेता अभिनेता या प्राइम मिनिस्टर रहे, आज देश की स्थिति में उसका कारण भी सबको क्लियर है। आज इस देश में अगर बंटवारे की स्थिति है वो पुराने थॉट से ही लोग, जो लोग बहुत पोजीशंस पर रहे उसकी वजह से है। आज जिस देश कगार पर खड़ा हो गया था पिछले 10 साल पहले, वो तो बड़ी भयानक स्थिति थी ना। तो वो समझदार लोगों की वजह से थी ना, जो इस देश के कर्ता धर्ता थे, जो इस देश के सब कुछ थे, उनको बार बार चार्ज मिलता रहा, पर देश का क्या हाल शुरू हुआ? मैं उन्हीं से पूछना चाहता, देश का क्या हाल शुरू हुआ? आज जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ सकते हैं। सीता चतुर्वेदी जी भी एक प्रश्न कर रही हैं। सीता जी आप अपना प्रश्न करें। सर नमस्ते। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा देखा जा रहा है समाज में कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और परिवार के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, वो लोग देश के लिए कुछ नहीं कर पाते, और जो देश के लिए कर पाते हैं वो अपने परिवार के प्रति संतुष्ट नहीं होते। सर ऐसा देखा जा रहा है समाज में। जैसे 2000 हमारे दिग्गज नेता ही उदाहरण है इसके, कि उनके परिवार में उतना संतुष्टता नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सर मैडम मेरा तो लास्ट कमेंट ये होता है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिस्टिक और कर्मिक और ज्योतिष सब में एक साथ मिक्सअप करें। द सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, द रीजंस मे बी डिफरेंट। किसी के पास ज्यादा खुशी नहीं, किसी के पास कम खुशी नहीं है। लोग ढूंढना क्या चाहते हैं उन पर डिपेंड करता है। आज इस देश का सबसे बड़ा खूबसूरत नेता बैचलर है, सलमान खान जी, ठीक है ना। और जिस समाज में वो है वहां तो वो 4 शादियां कर सकता था, पर एक भी नहीं है। हम सब इकट्ठे हुए हैं एक परिवार में पूर्व जन्म के प्रारब्ध से इकट्ठे हुए हैं और जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अच्छी या बुरी भी दोनों में कहूंगा। मैरिज भी होती है तो डाइवोर्स भी उन्हीं से होता है, क्योंकि हिसाब तो पुराने बराबर होने ना, हिसाब तो मैडम पुराने भी बराबर होने, वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। जिनसे आप शादी करते हैं उनसे डाइवोर्स भी होता है। तो हम जब पूर्व जन्म के प्रारब्ध से चले आ रहे हैं तो हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कोई देश के लिए कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो राहु बैठा होगा, कहीं ना कहीं केतु बैठा होगा, ठीक है ना। अगर राहु शमशान में बैठा है तो उसका फल मिलेगा ना। मैं तो दूसरे एंगल से भी चीजों को देखता ना। आपको और बैचलर बताऊं देश में एक और, राहुल गांधी। सब कुछ सबको नहीं मिलता, प्लेट में रखा हुआ भगवान सबको प्रसाद देता है। मैं खुश हूं जैसा हूं, यही तो आदमी को सीखना चाहिए। जो भगवान ने प्रसाद दिया है उसमें कुछ ही ढूंढो, जो नहीं है उसके पीछे ना भागो। हम अक्सर लोग उस चीज के पास भागते हैं जो हमारे पास नहीं, जो है हम उसको भगवान का प्रसाद मान के कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते। ये हमारे दुख का कारण बनता है। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। सर मैं उसी प्रश्न को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, इनर हैप्पीनेस भी समझ में आ रही है,
पर एक प्रैक्टिकल जो चीज कई बार तकलीफ देती है कि ठीक है हमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मिली, किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो पारिवारिक जिम्मेदारी मुझ पर ज्यादा रही, और जहां मैं काम करती हूँ महाविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, वहां भी मुझ पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां रही। जिम्मेदारियां निभाना भी अच्छा लग रहा था, सब अच्छा लग रहा था, पर परेशानी दिक्कत ये होती है कि हम जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं और दोनों को निभा रहे हैं, निभाकर खुश भी होना चाह रहे हैं, पर हमारी शारीरिक क्षमताएं हमें इजाजत नहीं देती हैं। उस स्थिति में दिक्कतें होती हैं। ये मेरा एक है कि हम चाहते हैं निभाना, निभाकर खुशी भी हो रही है, परंतु निभाते हुए जब शारीरिक क्षमताएं जवाब देती हैं तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती। तो क्या होना चाहिए? मैं दो बातों में आपको इस पर सारांश दूंगा। मुझे ठीक से याद नहीं कि बहुत बड़े अपने हिंदी ग्रंथकार, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वो तुलसीदास या उनकी बात थी, आश्रम में जाके रहने लगे, पत्नी छोड़ दी, सब छोड़ छाड़ दिया, और जब आश्रम में भीड़ आने लगी तो उनके लिए खाना बनवाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था, तो जिस पूजा पाठ के लिए उन्होंने घर छोड़ा था, उनका सारा ध्यान अब आश्रम को चलाने में लगाना पड़ रहा था। पत्नी भी छोड़ दी, सब छोड़ छाड़ दिया। तो हनुमान जी ने एक दिन दर्शन दिए, बोले तू इसीलिए घर छोड़ के आया था कि यहाँ आके लोगों की सेवा करे। शाम को उन्होंने मीट मंगाया और दारू मंगाई और पी पाके, ये कहानी है जो मैं सुना रहा हूँ। तो सारे लोग भाग गए। आप प्रसिद्धि चाहती हैं, इसीलिए तो कॉलेज में ज्यादा काम करना चाहती हैं, आप अपना यश चाहती हैं। आपने अपने जॉब को एक जीवन के लिए गुजारने का माध्यम नहीं चुना। आपने अपने इस चक्कर में दोनों चीजों के पक्षों में क्लियरिटी नहीं रखी। आपको ये डिसाइड करना है कि आप नौकरी कर रहे हैं किस लिए। क्या जितने आजकल मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे से जितने पहुंचे हुए साधु महात्मा वो टीवी पे आना चाहते हैं। भाई क्यों आना चाहते हो? अपने घर में बैठ के पूजा पाठ करो ना, अपनी उन्नति करो। आपको भी समझना पड़ेगा कि आप कॉलेज में जिम्मेदारियां हैं, आप उनका पूरा करें, उसको उतना ही करें जितना एक आपके यश के लायक है। बस आपको नौकरी को, आपको प्राइमरी चीज, हर आदमी बस यही प्रॉब्लम है किसी, और अगर आप दोनों चीज चाहेंगी तो एक चीज खराब होगी। वो फिर मैं कहूंगा बहुत बड़े आप सलमान खान एक्टर हैं, पर आपकी एक चीज खराब है। फिर आ गया मैं सलमान खान। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी का आप दोहन नहीं कर सकते, आप इसको चारों थनों से नहीं निचोड़ सकते। ये ईश्वर या प्रकृति का न्याय नहीं। कोई आदमी सोचे कि 10 जगह से पैसा कमा के मैं घर में रख लूंगा, वो न्याय नहीं। उसको कहीं ना कहीं दुख के कारण उपस्थित होंगे, पुत्र से होंगे, पत्नी से होंगे, समाज से होंगे, पुलिस से होंगे, उसको कारण उपस्थित होंगे। आपको अपने जॉब से कारण उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सेसिव दोहन में लगी हुई हैं। आई एम सॉरी। नहीं, मैं यहाँ अपनी बात पूरी करना चाहूंगी सर। आपने जो कहा बिल्कुल है, मैं बहुत बैलेंस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि मैंने फेम वाला मेरा कोई काम नहीं था, मैंने, मेरे पास प्रभार था लीड कॉलेज का, मैंने वो तक छोड़ा क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो मैं यहाँ, मेरे साथ वो कोई दिक्कत नहीं है उस बात की कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करके कोई प्रसिद्धि। मैडम मैं आपको फिर रोकूंगा, पहले तो आप ये मन से निकाल दें कि आप करता है। जब तक आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके साथ नहीं होंगी, आप एक साथ 10 काम कर सकते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 काम करते हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाई हैं। हर काम ईश्वर की आज्ञा से होता है। हर काम में अगर आप उसमें सरेंडर करेंगी और आप पर स्पिरिचुअल एनर्जीज ऊपर उठ रही हैं तो आपको सारे काम बहुत सहज रूप से होने लगते हैं। मैंने जो महसूस किया है, पिछले 12 साल से मैं वीसी रहा, काम करने के लिए कोई शक्ति आपके अंदर की थॉट की वो कुछ नहीं लगती, सब काम होते जाते हैं अगर आप अंदर से सक्षम बन जाएं। और अंदर से सक्षम बनने का दूसरा मार्ग, हाँ जी, आप जो कह रहे हैं कुछ कुछ मुझे लगता है कि वो सारी चीजें सही है और शायद उसी तरह से चीजें बैलेंस होती हैं। हाँ जी। नहीं, मेरी थॉट प्रोसेस अलग है। अनीता जी, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे या
मेरी बात पसंद ना आए उसके लिए मैं माफी चाहता नहीं सर, मैं अगले साथी से जुड़ा है, लेनोवा से जुड़े हुए हैं, नाम नहीं है उनका, उन्होंने हैंड रेज किया है। आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन भी नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर आरजे राव हूँ। मैं भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हूँ और हमारा मनोज दुबे जी से काफी लगाव है। हमेशा जैसे टाइम मिलता जरूर डेफिनेटली आई विल अटेंड दिस प्रोग्राम। सर मुझे एक पूछना चाहे, दो बातें मुझे ऐसे लगा कि वैसे मैं बहुत ज्यादा क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म कैसा है, आगे वाला जन्म क्या है, अभी इस जन्म में जो काम करना है उसको करना। लेकिन जो आपका बातों से ऐसा लगता है कि मैं अगर सपोज इस जन्म में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा हूँ एंड आई एम यूजफुल फॉर द सोसाइटी, सो दैट मीन्स मेरा क्या पूर्व जन्म का जो अच्छी बात है वही चीजें इसमें अभी आ रही है। तो अगर इस सेम कंटिन्यू होता रहता है तो फिर अच्छे लोग ही कंटिन्यू होंगे, जो बुरा लोग हैं बुरा ही कंटिन्यू होगा कि अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म। तो ये सब चीजें क्या मेरा लास्ट प्रीवियस जन्म का असर कितना है मेरे ऊपर, और इसी वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एक चीज है। दूसरा, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी का, आप भी वाइस चांसलर, हम भी वाइस चांसलर, देखते हैं कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नॉट टेकिंग देयर रिस्पांसिबिलिटीज, तो ऐसी कंडीशन में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन लोगों से हाउ टू मेक देम टू वर्क और हाउ टू मेक देम टू गुड वर्क, समथिंग लाइक। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर हम उसी में परेशान होते जाएंगे कि साहब आगे सामने वाला काम नहीं कर रहा, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टेकिंग, और उसमें मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना तक हमको करके उनसे काम कराना चाहिए, क्योंकि आप काफी सीनियर एक्सपीरियंस वाइस चांसलर में काफी यूनिवर्सिटीज के, ये थोड़ा सा मैं अपना खुद की परेशानी आपको सामने रखना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इनके जो अभी क्वेश्चन आए हुए हैं आदरणीय के, तो उनका कुछ अपने बुद्धि से आंसर दे सकूं। एक्चुअली जो कर्म है वो 3 जन्म के कर्म इस जन्म में फलीभूत होते हैं। अब आपके पिछले जन्म के और इससे और पिछले जन्म के क्या कर्म रहे हैं, उस अनुसार आपकी एक्टिविटी, आपकी गतिविधियां जो इस जन्म में चल रही हैं और आपको क्या मिलना है क्या खोना है, ये सारी चीजें उस पर आधारित होती हैं। इसके बाद आपका इस जो अभी आप कर्म कर रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हम आज जो पा रहे हैं तो उसके लिए हमें भाग्य पे ही भरोसे बैठ के रह जाना चाहिए या हमें कर्म नहीं करना चाहिए। तो अपना जो कर्तव्य है वो तो निभाना ही चाहिए। आपके सामने थाली रखी हुई है, भोजन परोसा हुआ है, और यदि आप हाथ से अपने मुंह तक नहीं ले जाएंगे तो ईश्वर आपको नहीं आके खिलाएगा। और आपके भरद्वाज ने ज्वाइन कर लिया है, जमुना प्रसाद भरद्वाज है ज्वाइन, आदरणीय आ चुके हैं, अब वही आंसर दे तो। नहीं सर, मैं भी ज्ञान लेने ही बैठा हूँ, अभी तक सीखता ही रहता, पढ़ के किसी दूसरे से समझ के, सब हम सीख ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं। आप प्रोफेसर राव के प्रश्न सुन पाए थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो डॉक्टर राव, यदि आप फिर से करना चाहेंगे अपना प्रश्न, प्रोफेसर भरद्वाज चले गए थे, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। नहीं, हमारे कुलपति साहब, भोपाल विश्वविद्यालय के कुलपति साहब जो हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, मैं इनको क्या जवाब दूंगा, ये खुद इतने ज्ञानी पुरुष हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं बता रहा कि हम थोड़ा पूर्व जन्म और आने वाला जन्म के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता हूँ, मैं अपना काम करना। लेकिन हाँ, जब लोग कहते हैं, जैसे अभी आपका भी तो अक्सर लगता है कि हमारा पूर्व जन्म का कुछ अच्छा काम किया होगा तो हम इस जन्म में भी मिलेगा, और इस जन्म में जो करेंगे तो अगले जन्म में जरूर, डेफिनेटली वी हियर ऑल दोस थिंग्स, बट आई डोंट वांट टू बिलीव, इन फैक्ट सॉरी, कि जिससे अननेसेसरली हमको वैसे करना है। अभी इस जन्म में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है वो हमको करना है, बस यहाँ तक की मैं सोचता हूँ। तो ये सब चीजें व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर पूर्व जन्म में अच्छा था इसलिए मैं इस जन्म में अच्छा हूँ, और ये आज अच्छा हूँ तो आगे जन्म में मैं अच्छा ही रहूंगा। तो दैट मीन्स ऑल द गुड पीपुल आर जनरेशन टू जनरेशन ऐसे रहेंगे, और बैड पीपुल है पिछले की बैड किया हो ये इस बार में वही बैड करेंगे, आगे भी बैड करेंगे। तो फिर इस टाइप ऑफ संतुलन कैसे होता है सोसाइटी के अंदर, ये चीज मैंने पूछा था। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का आज पर टॉक है, तो वही चीज है कि हमको रेस्पॉन्सिबिलिटीज
सामने वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेता है तो आप वहां पे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनसे कैसे काम करवा लें या कैसे अच्छा काम करने के लिए कहें, या वो सामने वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है उतना भी करें। तो ऐसे कंडीशन में फेल्यूर को एक्सेप्ट करना चाहिए या हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन किसी बात के लिए, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहिए। थैंक यू सर। मैं आपको अपने ऊपर एक कहानी सुना सकता हूँ। जी सर। कि आप वर्तमान में अच्छी जगह कुलपतियों में एक छोटी सी जगह काम करता, शायद ये वाल्मीकि रामायण की पेज 692 पर है शायद। और उस वक्त कुलपति नहीं होते थे, कुलगुरु होते थे या मठाधीश होते थे। और मठाधीश का मतलब वही होता है जो मठ का मालिक हो। अब मठ जो है गुरु का स्थान है और हमारे ज्योतिष में या किसी भी स्थान में नवम स्थान से इंडिकेट होता है मठ, जहां आदमी धर्म की शिक्षा लेता है, उच्च शिक्षा लेता है, पीएचडी लेता है। ठीक है साहब, कोई व्यक्ति पीएचडी भी लेता है, ये भी पहले से तय है कि होगी कि नहीं, कि अगर 9th हाउस पर आप आज कुलगुरु हैं, वो भी आपके मठ से तय है, पहले से ही आपके प्रारब्ध से तय है। तो उस कहानी में आपको सुना देता कि भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता सिर फटा लेके पहुंचता है। लक्ष्मण दरवाजा खोलते हैं, कुत्ता आता है, वर्णन करता है राजा क्या है, प्रजा क्या है, धर्म क्या है, वो बताता है। तो बाद में राम उनसे पूछते हैं, भाई आप बताओ आपको सिर कैसे फटा हुआ है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपसे संदर्भित नहीं है। तो बोलता है कि मैं बीच सड़क पर खड़ा हुआ था, भौंक रहा था, एक निकृष्ट ब्राह्मण ने मेरे को डंडा मार दिया, मेरा सिर फट गया, अब मैं मरने वाला हूं। तो भगवान राम ने कहा बुलाओ भाई ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बुलाया गया। बोले भाई तुमने इस कुत्ते को अकारण क्यों मारा, ना इसने काटा। बोले मैं ब्राह्मण, भिक्षा मांगना मेरा धर्म। सुबह से भिक्षा मांगते मांगते दोपहर हो गई, भूख लगी थी, ये कुत्ता भौंक रहा था, मुझे क्रोध आ गया, क्रोधवश मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। अब राजा ने, भगवान ने पूछा सबसे, भाई इसको क्या दंड दिया जाए, ये तो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, कुत्ता मरने वाला है, वो भी जीव है, जीव हत्या का पाप है, इसको पाप लगेगा। तो सबने कहा ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, जीव हत्या का भाग है, कुत्ता मर जाएगा। भगवान राम ने कुत्ते की तरफ देखा मुस्कुराते हुए, कुत्ते से पूछा तुम क्या चाहते हो। कुत्ता बोला कि इनको मठाधीश बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? मठाधीश। तो भगवान राम से सब लोगों ने पूछा, ये तो इनको और उच्च पद से सुशोभित कर रहा है। बोले पूर्व जन्म में कुत्ता भी मठाधीश था। तो वो सुनिश्चित कर रहा था कि मेरा सिर फोड़ने वाला अगले जन्म में कुत्ता बने। कर्म और प्रारब्ध का जन्म मनुष्य के एक्शन थॉट से ही होता है। भविष्य का हमेशा जन्म, आज अगर मैं एक यंग लड़के को देखूं 25 साल का, किसी लड़की से लव मैरिज कैसे होता है? एक मेंटल थॉट से ही तो होता है ना, उसको पसंद आ गई। हमारे माइंड, इसीलिए हैप्पीनेस जरूरी है, ऑनेस्टी जरूरी है, फ्रीडम जरूरी है। हम सब डेटा साइंस लेके रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि आपके पास एक प्रारब्ध का डेटा है, कंप्यूटर में डेटा है, माइंड में डेटा है, हम उसमें उलझ जाते हैं। आपकी कोई भी, आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी भी तरह का लोगों को शाम को या कभी शिक्षा नहीं दी जाती कि सेल्फ ग्रोथ कैसे होती है। कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा कि आप यहाँ किस लिए आए। मैं जब भी कभी स्टार्ट करता हूं तो लोगों से पूछता हूं, भाई मेरे यहाँ आप क्यों आए हैं नौकरी करने? मैं आपको आरती उतार करके लाया था क्या घर से? नहीं, आप तो नौकरी मांगे थे ना, इसीलिए आए। पेट आपका है, शरीर आपका है, तनख्वाह आपको चाहिए, मेरा कोई काम नहीं करना है। थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है। व्हेन आई वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आई चेंज एटीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। लोग काम नहीं करते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, but somewhere as a senior administrator, you and I have a role to play to see that people change and do good to university, society, and at larger end. People have to be told you are not here for Dr. Rao, you are here for your own self. आप भी जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ वीसी हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
जब तक ये थॉट मेरे मन में नहीं आएगा मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई किसी पे इस दुनिया में एहसान नहीं कर रहा। सॉरी, मेरा व्यू हर चीज पे बड़ा ड्रास्टिक रहता है। नहीं सर, बिल्कुल ही सही है, उसमें तो है। थैंक यू भारद्वाज साहब और सब लोगों को नमस्कार। मैं आर.के. जैन का अंकल वाई.के. जैन बोल रहा हूँ। बहुत देर से मैं भारद्वाज साहब का सुन रहा था और मुझे बहुत प्रभावित भी कर रहे थे। मैं दो चीज ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि भैया की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ड्यूटी उतनी ही करो जितनी शारीरिक क्षमता है, चारों थनों से मत दो किसी को। पर मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि अनीता जी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और ये शने शने चीजों को छोड़ रही हैं। जितना जितना ये रियलाइजेशन कर रही हैं उतना उतना ये अपनी क्षमता के अनुसार ड्यूटियों को कम करती चली जा रही हैं और यहाँ तक कि ये तो बहुत आगे बढ़ने के मूड में है, जो शायद मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा। ये खुद ही अपने आप को बताएंगे कि इनके बहुत निकट भविष्य के गोल क्या हैं। दूसरा पॉइंट एक मैं भैया ये कहना चाहूंगा, जो आपने साधुओं की बात कही कि साधु टीवी पे क्यों आते हैं, तो साधुओं का एक ये भी फर्ज है कि वो प्रभावना करें धर्म की, और आजकल धर्म प्रभावना का सबसे अच्छा मीन्स टीवी है, बशर्ते कि उनको नेम और फेम का उसके पीछे कोई इंटेंशन ना हो। ये दो चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। धन्यवाद। इंडिया का धर्म जिस शब्द का नाम है उसकी वास्तविक परिभाषा धम्म है। धम्म इज ए वे ऑफ लाइफ एंड इज नॉट ए रिलीजियस प्रीचिंग। हिंदू कल्चर और सिस्टम में जिसमें हम सब पैदा हुए, धम्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे नेता, अभिनेता या जो भी लोग इस देश को गवर्न करते हैं या दुनिया को गवर्न करते हैं, उन्होंने देश को एक बहुत सारी चीजों में बांटा। हिंदुस्तान में 1945 से 47 से पहले एक ही धर्म था, भारत। 1947 के बाद बहुत सारे धर्म आ गए। एक गरीब लड़की से जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, आर यू हिंदू, आर यू मुस्लिम, आर यू क्रिश्चियन, शी सेड आई एम हंग्री। देश को उन चीजों की जरूरत है, एक जीने के तरीके की जरूरत है। धर्म को सिखाना चाहिए। मैं हर उस आदमी को दक्षिणा देता जो भगवान के मंदिर में बैठा, क्योंकि वो भगवान की पूजा कर रहा है और उसके लिए भला, उसको जीवन यापन के लिए हम सबको करने का फर्ज है, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाता है। टीवी पर आए, बिल्कुल आए, सिखाएं, पर जितना पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं उसकी उन्हें जरूरत नहीं है, उसको भी बांट दें। चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो या मस्जिद हो, वो एजुकेशन, लोग, सड़क भला करने में लगाएं। हमारे कुछ नए साधु लोग तो इतना इकट्ठा कर लिए जो कि उनसे भी न संभले 10 जनरेशंस तक। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। भारद्वाज साहब, मैं आपसे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि उसके द्वारा पैसा जमा नहीं होना चाहिए, और लकीली मैं जिन जैन साधुओं के कांटेक्ट में हूँ, बिल्कुल जैन साधुओं की बात तो करना ही नहीं है साहब, वो तो पैसा भी जमा नहीं करते वो लोग, और उनको अलाउड ही नहीं, एक झोंपड़ी नहीं डाल सकते वो, है ना? नहीं, जैन साधुओं की बात नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल नहीं कर। मैं उनकी बात कर रहा था, मैं जो टीवी पे दिखते हैं उनकी बात कर रहा। दूसरी एक और भैया, ये जो वेद रचना है, शास्त्रों की रचना है, ये भी तो पार्ट ऑफ प्रभावना थी ना। अगर वो अपने समय से ये नहीं करते तो हम तो अज्ञानी बने रहते, है ना भैया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरीके के जो विचार हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और हम लोग इसी पे चर्चा करते रहते हैं कि कैसे परिवर्तन होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर भारद्वाज ने जो बातें कही हैं उन पर हम सारे लोग चिंतन करेंगे, और हमारे मन में उसके संदर्भ में, क्योंकि निर्णय तो हमको ही लेना है कि प्रोफेसर भारद्वाज जो कह रहे हैं वो किस हद तक हमें स्वीकार है। तो आप सबके साथ स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी चर्चा के लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।
और हम अपने नियमित कार्यक्रम में अगले पक्ष फिर मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।